तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 12 हिंदी की जो आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनको हम लोग कर रहे थे। और ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के लिए आते हैं, 5 नंबर के लिए आपके गद्य से आते हैं और 5 नंबर के लिए आपके यहाँ से पद से आते हैं। तो यानी कि गद्य और पद से मिला करके हम लोग यहाँ पर 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर रहे थे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, तो इसीलिए इन सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए तैयार कर लीजिए। अभी तक इस सीरीज में हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 4 होने वाला और उसके बाद फिर एक और पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 5, और फिर आपके 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, अच्छे से तैयार करिए। और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पार्ट नंबर 4 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में जो हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, आइए हम लोग उनको कर लेते हैं। और साथ ही में आप लोग जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा, 15 क्वेश्चन में बताऊंगा, और 15 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका स्कोर आया, 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही थे। ये आप लोग बिल्कुल रियलिटी बताना, गलत मत बताना, झूठ मत बोलना, क्योंकि जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे तो फिर वहां पर आप लोग गलत बताओगे तो फिर आपके लिए बहुत ही खराब होगा। लेकिन अगर आप लोग सच बोलते हो तो ये चीज़ पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो इसीलिए आप लोग ईमानदारी से जितना भी आप लोगों ने सही किया है उसे सही बताइएगा। और बाकी हर एक क्वेश्चन का सलूशन तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा ही। तो इसीलिए आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर बता करके तैयार भी कर सकते हो। तो चलिए, इसमें जो हमारा आज का पहला प्रश्न हो जाता है, आपका हो जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हम लोग को बताना है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे हम लोग बोलते हैं। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया पृथ्वीराज रासो, दूसरा आपका दिया गया पद्मावत, तीसरा आपका दिया गया है रामचरितमानस, और चौथा आपका दिया गया है रामचंद्रिका। तो इसका आंसर जिसको भी पता है लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, फिर मैं इसका सही ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो आपका होता है पृथ्वीराज रासो। इसीलिए आप लोग पृथ्वीराज रासो पर सही टिक लगा लीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होता है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट करो। और साथ ही में यदि आप लोग नोट नहीं करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। इस प्रकार से जब कमेंट करोगे तो आपको ये चीजें याद होती रहेंगी। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि आदिकाल का एक अन्य नाम हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा संगार काल, दूसरा आपका देगा सिद्ध सामंत काल, तीसरा आपका देगा स्वर्ण युग, और चौथा आपका देगा अलंकृत काल। तो इसमें से हम लोग को देखना है ऑप्शन को और फिर हम लोग को इसमें से बताना है आदिकाल का एक और नाम क्या है। तो उसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है सिद्ध सामंत काल। इसीलिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे। और साथ ही में जिसको भी इसका आंसर पहले से पता था वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को इससे ये सारी चीजें पहले से तैयार हो रखी हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि छायावाद की विशेषता हम लोग को बताना है, छायावाद की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है उपदेशात्मक वृत्ति, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है इतिवृत्तात्मकता, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया सौंदर्य और प्रेम, और चौथा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया श्रृंगार वर्णन। तो हम लोग को बताना है छायावाद की विशेषता क्या है। तो छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है। तो हम लोग को बताना है कि हरी घास पर क्षण भर कृति किसकी है, हम लोग को ये चीज बतानी है। ऑप्शन सबसे सबसे पहले आपको पढ़ना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा आपका दिया गया बालकृष्ण शर्मा, तीसरा आपका दिया गया नागार्जुन, और चौथा आपका दिया गया अज्ञे। तो हरी घास पर क्षण भर कृति किसकी है, उस कह सकते हैं कि लेखक का नाम बताना है। इस प्रकार से आपको ये चीज बतानी है, ठीक है, उस रचयिता का नाम बताना है। तो इसमें से जिसको भी सही ऑप्शन पता है वो लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो हरी घास पर क्षण भर जो कृति है वो आपकी है अज्ञेय की, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे। अब इसमें हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारणकाल नाम दिया है। हम लोग को बताना है हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, आदिकाल के लिए चारणकाल नाम किसने दिया है, ये चीज हमको इसमें बतानी है।
पहला ऑप्शन इसमें आपका दिएगा राम कुमार वर्मा, दूसरा आपका दिएगा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा आपका दिएगा राहुल सकित्यायन और चौथा आपका दिएगा डॉक्टर नागेंद्र ने। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारणकाल नाम दिया था डॉक्टर कह सकते हैं कि राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग इसमें अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले यदि आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो अब इसमें हमारा अगला जो पेज हो जाता है इस प्रकार से हो जाता है। क्वेश्चन जो आपका पहला इसमें दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचनाकार है, हम लोग को बताना है साहित्य की लहरी के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा सूरदास, दूसरा आपका देगा कबीरदास, तीसरा आपका देगा तुलसीदास और चौथा आपका देगा नाभादास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है बताना है आपको, कमेंट करके बता दीजिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है सूरदास। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे और साथ में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि यामा रचना है। तो हम लोग को बताना है यामा किसकी रचना है। पहला ऑप्शन में आपका देगा जयशंकर प्रसाद की, दूसरा आपका देगा महादेवी वर्मा की, तीसरा आपका देगा राम कुमार वर्मा की और चौथा आपका देगा निराला जी की। तो आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है कि यामा किसकी रचना है। तो इसमें आपको जो पहला और दूसरा जो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यानी कि महादेवी वर्मा, यह आपका सही ऑप्शन हो जाता है और यामा जो रचना है वो आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसीलिए आप लोग बी पर सही टिक लगा देंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है, हम लोग को बताना है परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है। पहला ऑप्शन में आपका देगा मुक्तिबोध की, दूसरा आपका देगा गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा आपका देगा रामधारी सिंह दिनकर और चौथा आपका देगा धर्मवीर भारती। तो परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अष्टछाप कवियों का संबंध है भक्ति काल की, यानी कि हम लोग को बताना है कि अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। पहला ऑप्शन में आपका देगा ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा आपका देगा प्रेमाश्रयी शाखा, तीसरा आपका देगा राम भक्ति शाखा से और चौथा आपका देगा कृष्ण भक्ति शाखा से। तो हम लोग को बताना है कि अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। तो मैं आपको सही ऑप्शन बता दूं कि कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर यानी कृष्ण भक्ति शाखा से सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचनाकार हैं। हम लोग को बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है, इसके रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन में आपका देगा मुक्तिबोध ने, दूसरा आपका देगा भवानी प्रसाद मिश्र ने, तीसरा आपका देगा केदारनाथ अग्रवाल ने और चौथा आपका देगा शमशेर बहादुर सिंह ने। तो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचनाकार है मुक्तिबोध, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से इस पेज पर भी हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है, तो इसे भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और साथ ही में पढ़ाई आप लोग जारी रखिए। अपने बोर्ड परीक्षा तक आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक हैं। हम लोग को तार सप्तक के प्रवर्तक या फिर संपादक का नाम हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया अज्ञेय, ठीक है, क्या होता है इस प्रकार से। दूसरा ऑप्शन में आपका दिया गया धर्मवीर भारती, तीसरा आपका दिया गया प्रयाग नारायण त्रिपाठी और चौथा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है सुमन राजे। तो तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक कौन है ये चीज हमको बताना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सही ऑप्शन बता भी देता हूँ कि तार सप्तक के जो प्रवर्तक या संपादक का नाम है वो आपका हो जाता है अज्ञेय, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हम लोग को इसमें से मैथिली शरण की गुप्त की रचना बतानी है। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को पढ़ो, उसमें से सही ऑप्शन बताओ कि कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा कानन कुसुम, दूसरा आपका देगा सिद्धराज, तीसरा आपका देगा उत्तरा और चौथा आपका देगा दीप सखा। तो जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो आपकी हो जाती है सिद्धराज, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगाएंगे, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता हम लोग को बतानी, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया प्राकृतिक चित्रण, दूसरा आपका दिया गया है ईश्वर वंदना, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है मुक्तक काव्य रचना और चौथा ऑप्शन में आपका दिया गया है युद्धों का सजीव वर्णन। तो इसमें से आपको ऑप्शन को देखना है और सही ऑप्शन पर टिक लगाना है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता है वो आपकी हो जाती है मुक्तक काव्य रचना, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसमें क्वेश्चन होता है, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष हम लोग को इसमें बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिएगा 1951 ईस्वी, दूसरा आपका दिएगा 1959 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें देगा सन 1954 ईस्वी और चौथा ऑप्शन इसमें आपका देगा सन 1957 ईस्वी। तो तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका होता है सन 1957 ईस्वी, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है, हमको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा आपका देगा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा आपका देगा जगन्नाथ रत्नाकर और चौथा ऑप्शन में आपका देगा जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है, हम लोग को ये चीज बतानी है। तो मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता आपके हो जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लीजिए। तो इस प्रकार से इस पेज पर भी हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। तो यहाँ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए। और उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग एक पार्ट और लेकर के आएंगे और फिर आपके आपके पूरे के पूरे 80 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने 60 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं 4 पार्ट में। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग 20 प्रश्न करेंगे और फिर आपका जो 80 का 80 प्रश्न होगा पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।